स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। बजट कल पेश होने जा रहा है और इस बजट से किसको कितनी उम्मीदें हैं। एक तरफ सरकार गिरने की बात सुनील सिंह यादव जी आप कर रहे हैं, यहाँ तो ग्रोथ की बात की जा रही है, एआई की बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है आपकी साइकिल एक जगह पर जाकर अटक गई है कि सरकार गिरेगी तभी हम लोग दौड़ेंगे। फिर आ रही हूं तहसीन जी आपके पास सीधा। देखिए प्राची जी, सवाल सरकार गिरने ना गिरने का नहीं है। सवाल यह है कि जो लोग स्पेशल राज का दर्जा मांग रहे थे वो स्पेशल पैकेज पे आ गए, फिर स्पेशल पैकेज छोड़ करके व्यक्तिगत अपने पैकेज पर आ गए। तो बिहार के लोगों को धोखा कौन दे रहा है, बिहार की जनता को धोखा कौन दे रहा है। और मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि हम लोग जब चुनाव में थे और चुनाव में हमारे नेता लगातार जनता से अपील कर रहे थे कि बीजेपी को हराएंगे तभी देश का लोकतंत्र बचेगा। तो इंडिया गठबंधन ने, समाजवादी पार्टी ने देश का भी लोकतंत्र बचाया। और हम तो इनसे कहेंगे कि बीजेपी के लोगों को, हम लोगों को धन्यवाद देना पड़ेगा कि हमने बीजेपी के अंदर लोकतंत्र बचा लिया। यही भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी नहीं बोल रहा था 10 साल से। अब सब बोलने लगे कि सबसे भ्रष्ट सरकार है, सब कह रहे हैं कि आरक्षण छीन रहे हैं पिछड़े और दलितों की। इनके सहयोगी बोल रहे हैं, इनके मंत्री बोल रहे हैं, इनके विधायक बोल रहे हैं कि 27 में पीडीए हमको साफ कर देगा। तो ये लोकतंत्र अगर बीजेपी में आया है तो उसका श्रेय माननीय अखिलेश यादव जी को, भारतीय जनता पार्टी के चलिए ठीक है, आप यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बने और ये खुशी आपके चेहरे पर नजर भी आती है सुनील सिंह यादव जी, और इस पर आप बड़े आश्वस्त भी नजर आते हैं। लेकिन मुझे लगता है आपकी बात का जवाब सत्यप्रकाश मिश्रा जी से ले लेना चाहिए। बात यहीं खत्म, मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए, नहीं मतलब क्या हुआ। बोलिए सुनील जी। देखिए फिर आप कहानी सुनाएंगे, अपनी पार्टी की वाहवाही करेंगे और उसके बाद मुद्दे पर आएंगे, थोड़ा सा टफ हो जाएगा बात पूरी करने में। बोलिए। नहीं, वाहवाही नहीं कर रहे हैं हम, तो आईना दिखा रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं जो इनको मीडिया नहीं बता पा रहा है। दूसरी बात, जब ये झूठ बोल रहे थे तो जनता ने इनको फटकारा, जब ये नफरत की बात कर रहे थे तो माननीय न्यायालय में इनको फटकार मिली। अरे भैया, कितनी बार फटकार खाने के बाद आप देश के लिए सोचोगे? आप अपने आप को राष्ट्रभक्त समझते हैं? चलिए मैं अब जवाब दे लूं सर। आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, उसका जवाब तो अजय आलोक जी देंगे, लेकिन फिलहाल जो एक असमंजस की स्थिति पैदा हुई है वो सत्यप्रकाश मिश्रा जी जवाब देते। फिर तहसीन जी तुरंत आ रही हूं आपके पास, फिर तुरंत आ रही हूं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, धोखे में रखा आप लोगों ने बिहार की जनता को? बिल्कुल नहीं। बस तहसीन जी, बस एक सेकंड आ रही हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को कभी धोखे में नहीं रखा। मांगे हमेशा केंद्र सरकार, उसके तमाम संस्थाओं के सामने रखा। और अगर कोई स्थिति नई उत्पन्न हुई है, मैं दोबारा इस बात को कहता हूं कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने यह बयान दिया है कि तकनीकी कोई दिक्कत है विशेष राज्य के दर्जे को देने में, तो विशेष पैकेज तो चाहिए। उन्होंने दोनों चीजों को स्पष्ट किया है। सदन में जो आज डेवलपमेंट है वो कल की बैठक, सर्वदलीय बैठक के बाद उन्होंने स्पष्ट बयान दिया है। अब सुनील जी के मन में इतना अंधेरा और तहसीन जी के मन में इतने अंधेरे विचार पसरे हैं कि क्या बताऊं इन अंधे नजारों का। इनका तमाशबीन तो हूं नहीं मैं। दुष्यंत जी का शेर है कि तुम्हारे फैले मन में जितने अंधेरे हैं उन नजारों का मैं तमाशबीन नहीं। तो सकारात्मक विचार रखिए। बजट अच्छा आने वाला है, देश को विकसित राष्ट्र बनाने वाला बजट आएगा, उस पर थोड़ा भरोसा रखिए। तो आप एक चीज को समझिए, सकारात्मक की जीडीपी और जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करने की बात है। 78 लाख करोड़ रोजगार की बात है, 7% जीडीपी ग्रोथ की बात है। आपको दिख नहीं रहा। करते आप पैकेज पर आ गए ना, आपको भी पता था क्या प्रावधान है। इस चीज को समझिए कि हम लोग उस तरह से ब्लैकमेल पॉलिटिक्स नहीं करते। स्थितियां बदलती हैं राजनीति में। विशेष राज्य का दर्जा पहले रघुराम राजन कमेटी ने, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? तहसीन पूनावाला बताएंगे। समाजवादी पार्टी भी थी उस सरकार में, तहसीन पूनावाला क्यों नहीं दिया उन लोगों ने? उन लोगों ने तो दिया नहीं, न विशेष राज्य दिया, न विशेष पैकेज दिया। उस समय से ये हमारी मांग रही है। समाजवादी पार्टी केंद्र की सरकार में थी मनमोहन जी के साथ, तहसीन जी की तो पार्टी थी ही। इस पर कोई जवाब वो देंगे नहीं। अगर बिहार को लगातार किसी ने नकारात्मक राजनीति के और अविकसित में धकेला है तो वो कांग्रेस पार्टी है। जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला, अब दीजिए जवाब। मैं इस सवाल का स्पेसिफिक जवाब देता हूँ। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने चाहता हूँ। बार बार बात हो रही है कि जो आज रिपोर्ट माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने रखी, इसमें हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी है और अनएम्प्लॉयमेंट घटी है। इससे ज़्यादा
लोगों को बहकाने वाली रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी। मैं पता नहीं इस पैनल में कितने लोगों ने रिपोर्ट पढ़ी, मैंने आप कहाँ की रिपोर्ट पढ़ते हैं? करीबन 56 करोड़ लोग हमारी लेबर फोर्स में, करीबन 56 करोड़ लोग। सर प्लीज आप मुझे इंटरप्ट न कीजिए, आप पहले बात बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं दे दिया बोला। करीबन 56 करोड़ लोग हमारे लेबर फोर्स के अंदर है। बोलिए बोलिए जय सिंह जी, बोलिए। करीबन 56 करोड़ लोग हमारे लेबर फोर्स में, 45% उसमें से एग्रीकल्चर में है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी ये नंबर घटा था 41% पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ के 45% में है। ये कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया है, लेकिन वो गए का उनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिला? एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या हुआ? जो मनमोहन सिंह जी के समय एवरेज एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 14.8% था, वो घट के हुआ है 11.4%। यानी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स कम हुए, वो एग्रीकल्चर जॉब में गए, यानी मनरेगा वगैरह वगैरह। आप इसको क्वालिटी जॉब्स कहते हैं या आप कहते हो कि एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो आप लोगों को? यानी कि अगर आपको एक्चुअली भारत का एक इकोनॉमी बढ़ानी है और एक्चुअली अगर आपको 8% 9% ग्रोथ एस्टैब्लिश करना है और आपको एक क्वालिटी वर्कफोर्स है, आपको सालाना 80 लाख जॉब्स नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में पैदा करने। कहां से कर रहे हैं पैदा? ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। यहां आकर टीवी पे हमने अनएम्प्लॉयमेंट कम कर दिया, हमने एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया। अरे कहां एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया? आपने लोगों को मनरेगा की नौकरी दी है। ये आप कर रहे हो, आप आंकड़ों से खेल रहे हो, आप यंग भारत के, आप यंग हिंदुस्तानियों के भविष्य के साथ खेल रहे हो। ये आपकी दिक्कत है। आप रिपोर्ट को पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं करते हो टीवी के ऊपर। जहां तक सवाल है स्पेशल स्टेटस का, मैं अब भी कह रहा हूं, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने उस वक्त नहीं दिया था, इसलिए कांग्रेस आउट ऑफ पावर गई। अब कांग्रेस दे रही है। भाजपा ने जिसने वादा किया और आए पावर में, उसके बाद 10 साल भाजपा पावर में। कांग्रेस ने ये क्यों नहीं किया? नेहरू जी ने क्यों नहीं किया? इंदिरा जी ने क्यों नहीं किया? राजीव जी ने क्यों नहीं किया? मनमोहन सिंह जी ने क्यों नहीं? आपने क्या किया उसका जवाब दीजिए। 10 साल नहीं करेंगे कांग्रेस और तेजस्वी करते दिखाएंगे। कांग्रेस और तेजस्वी करते दिखाएंगे। कैसे सर, कैसे करके दिखाएंगे? अभी तो सत्ता में है। मैं बता रहा हूं, इसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी, मैं बता रहा हूं, अगर कानूनी बदलाव भी करना है कांग्रेस और तेजस्वी करते देंगे। इनको बोलिए इनके पास बहुमत है ना, करते दे। क्यों नहीं कर रहे? एक तो आप नौकरी के नाम पर बरगला रहे हैं, जैसा तहसीन पूनावाला जी ने कहा, और दूसरा ये कि अब कांग्रेस और आरजेडी करके दिखाएगी बिहार के लिए जो आप लोग नहीं कर पाए। कांग्रेस आरजेडी तो पिछले 30 साल से बिहार के लिए करके दिखाई रही। 30 साल से तो बिहार के लिए करके दिखाई रही थी। 2005 के पहले कहाँ ले गए थे बिहार को, सबको पता है। खैर उस तो पूरे बिहार की जनता को पता है, पूरे देश को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि नौकरी, ये अभी सत्यप्रकाश जी ने कहा कि आप कौन सी रिपोर्ट पढ़ते हैं। सच्चाई है ये लोग कौन सी रिपोर्ट पढ़ते हैं पता नहीं, क्योंकि देश तो पढ़ता है आरबीआई की रिपोर्ट, देश एसबीआई की रिपोर्ट पढ़ता है। और ये कहते हैं कि ये आंकड़ा टीवी पे दिखाते नहीं है। साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे देश की फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ रही हैं, वो सार्वजनिक पटल पे है वो रिपोर्ट, और आप इस तरह की हल्की बातें करते हैं, तो इसमें क्या बात बोलने को रह गया? देश में कैसे स्ट्रक्चर इंप्रूव हो, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 2030 तक 78,50,000 नौकरी जनरेट करने की जरूरत पड़ेगी अगर हमें विकसित बनना है। तो गलत क्या है? तो इसलिए आपके आंकड़े जो है ना वो कहीं और से आते हैं, पता नहीं कहां से इंपोर्ट करके आप लोग लाते हैं, अपना डेटा लाते हैं। आपके जो स्पोक्स पर्सन होते हैं नए नए डेटा लेके आ जाते हैं, नए नए आंकड़े लेके आते हैं, जैसे आप लेके आए। अब मैं ये कहता हूं, दूसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे के फटकार लगाई, सुनील साजन कह रहे थे। भाई साहब फटकार आप लोग को लगती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, जब आप टेररिस्ट को छोड़ देते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फटकार नहीं लगाई, क्योंकि तीनों राज्यों के अधिवक्ता आज वहां पे प्रेजेंट ही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ नोटिस देके आदेश पे इंटरिम रोक लगाई है। 26 तारीख को बहस होगी, तब फैसला आएगा। अभी हवा में कूदना शुरू मत कीजिए, क्योंकि राज्य सरकार अपना पक्ष बताएगी कि किस कारणों से उसने ये नाम लगाने का आदेश दिया था, और तब सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से जो फैसला लेगा वो हमें भी स्वीकार होगा। तो लगी है ना इस आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आप लोग पढ़ सकते हैं ना। अभी इस फैसले पर मैं जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं बजट पर बात कर रही थी। एक मिनट, तो फटकार और टिप्पणी में बहुत अंतर होता है। इनकी कहने का अर्थ फटकार अगर नहीं लगी टिप्पणी सही, लेकिन आपके फैसले पर ही है ना ये टिप्पणी। अब नाम, अब देखिए ना, उन दुकानों की रिपोर्ट हम दिखा रहे थे, लोगों ने फिर से अपने पुराने नाम लगाने शुरू कर दिए। इतनी राहत मिल रही है लोगों को। तो ठीक है, बिल्कुल राहत मिल रही है। पहले तो लोगों ने बदल क्यों दिए थे और फिर वापस क्यों लगा रहे हैं? आइडेंटिटी फिर छुपाया जा रहा है। उसमें भी आपकी पुलिस का दोष है ना। पुलिस पर सवाल खड़े किए। अभी सुनील सिंह यादव जी बहुत सारे एग्जांपल दे देंगे, लेकिन संजय सरकार जी बोलना चाह रहे हैं। संजय सरकार जी, ये तो उम्मीदों वाला बजट लेकर आ रही है ना सरकार। अब आप लोग कहें ना कहें, लेकिन जो रिपोर्ट आई है, जो आर्थिक सर्वे आया, उसमें बहुत सारी बातें क्लियर हो रही हैं। अब उस रिपोर्ट पर यकीन नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? तो पहले हम अजय आलोक जी को एक सवाल का जवाब दे देता हूं, उसके बाद में एक्चुअल में क्या है रोहिंग्या के बारे में जो बता रहे हैं ना अजय आलोक जी,
बिल्कुल आपको जानकारी नहीं है, आपको जियोग्राफिकल जानकारी पहले होना चाहिए। क्यों, देखिए 25 अगस्त 2017 में जब रोहिंग्या वर्सेस म्यांमार का सेना को लड़ाई हुआ था, उस समय बॉर्डर जो बीएसएफ के अंडर में, आईटीबीपी के अंडर में और एसएसबी के अंडर में, और बंगाल में कई बॉर्डर नहीं है। ये मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल का जो रहता है उस साइड से बॉर्डर होता है, वहां पर बॉर्डर देखते नहीं है। और बॉर्डर देखते जो है बीएसएफ के अंडर में रहता है। बीएसएफ का मॉनिटरिंग आईबी और एनआईए करते हैं, और सुपर पावरिंग का जो करता है रॉ करता है प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर में। अगर रोहिंग्या इंडिया में एंट्री लिए तो इसको जिम्मेवारी अजय आलोक जी का है, मेरा नहीं है। आपको जियोग्राफिकल जानकारी होना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक बात बोला गया, अगर कहीं वहां पर कहीं भी लड़ाई होता है देश के अंदर में, सरकार जी मैं टोकूंगी आपको, तो आप पूरा बताएं, लेकिन तो मेरा मुद्दा नहीं है। और दूसरा, ये नागरिकता देने का विषय कब से मुख्यमंत्री के पास होने लगा, ये अगर आप मुझे किसी रूल बुक में पढ़ के बता देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये वैसे मेरा मुद्दा नहीं था, बजट पर बोल लीजिए आज, ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, मैं क्यों बोल रहा, अजय आलोक जी को जानकारी नहीं, बॉर्डर तो हम नहीं देखते। अगर घुसपैठी घुसता है तो बीएसएफ देखते हैं ना। बीएसएफ तो नागरिकता तो आप देने की बात कर रहे हैं ना सर, संजय सरकार जी। अरे यार, तो बांग्लादेशी को घुसा के उसका आधार कार्ड बनवा देते हैं, राशन कार्ड बनवा देते हैं। शरणार्थी। अच्छा चलिए सर, आगे बढ़ जाऊं थोड़ा। संजय सरकार जी, बजट पर बात कर लूं, बजट पर बात कर लूं। मेरे पास अन्य मेहमान भी हैं सर, मैं फिर कभी चर्चा बुलाऊंगी रोहिंग्या पर, आप आइएगा और बहस करिएगा भारतीय जनता पार्टी। बजट से बोल रहा हूँ, अजय आलोक जी छीरा था उसको चुने। हाँ बोलिए। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, अभी बजट पे बोल रहा हूँ। बजट में जो आप जो बोल रहे हैं, बोलिए कोई गरीब के आज तक जो बजट पेश किया उसमें कुछ हुआ है? देखिए, कोई डायमंड जो खरीदने जाता है उसको 3% के लिए उसको जीएसटी देने पड़ता है, ठीक है। और जो मतलब जो अगर आपको कोई चावल डाल खरीदना उसको 18% देने पड़ता है। शौकीन चीज में आपको 3% देने पड़ता है, और जिसको रेगुलर बोल रहे हैं आइटम उसको 18% देने पड़ता है। ये जीएसटी का नियम बनाया है। ये जीएसटी का नियम होता है क्या? थोड़ा पढ़ के आया करिए। आपको बोलिए डायमंड और सोने को झूठ बोल रहे हैं साफ नेशनल टीवी पे। संजय सरकार जी, जिसको दिन 500 का दिन। संजय सरकार जी, कम से कम ऐसी बात तो मत बोलिए ना कि आप अपनी बातों में गोल गोल फंसते हुए नजर आए। मौका मिल जाए जो विरोधी यहाँ पर बैठे हैं कि आपकी बातों में आप ही को घेर लें। गोल गोल नहीं, हम हकीकत बता रहे हैं सर। पहले आप बीएसएफ पर पहुंच जाते हैं, फिर आप हीरे पर पहुंच जाते हैं, फिर आप हीरे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आप आर्थिक सर्वे पर बात नहीं करते हैं। धीरेन्द्र जी, मुझे आर्थिक सर्वे पर बात करनी थी आपसे। बेरोजगारी दर कम हुई है, सरकार कह रही है। वित्तीय घाटा हमारा कम होगा, ये सरकार कह रही है। तो इस पर भी मुझे आपसे बात करनी थी ना। खैर धीरेन्द्र जी, उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी, और बिहार के लोग तो उम्मीद लगाए ना। ये सुनील सिंह यादव जी और तहसीन जी दोनों कह रहे हैं यही करके दिखाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। सब लोगों को बीच में आपने नहीं रोका था, उम्मीद करता हूं कि मुझे भी आप नहीं रोकेंगे। जी बोलिए। तहसीन जी को भी जवाब दूंगा और सुनील भाई को भी जवाब दूंगा। सुनील जी और इनके गठबंधन के जो लोग हैं, प्राची जी, ये बताइए कि नैतिक रूप से इतने गिरे हुए कि सिर्फ सरकार गिराने और गिरने की बात करते हैं। वैसे सुनील जी की मैं काफी इज्जत करता हूँ, लेकिन पता नहीं अब किस दबाव में या क्या ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिला है, किस तरह की बात करते हैं। इनको ये भी नहीं पता कि आप ही के रिश्तेदार बिहार में है ना, उनको भी तो कोर्ट से सजा मिली हुई, आप फटकार की बात कर रहे हैं। वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में नैतिक रूप से उनको तो त्याग पत्र देना चाहिए। उन्हीं के साथ आप पड़े हुए हैं, वही आपको आइडिया दे रहे हैं। तो इन सब चीजों का तो आप लोग नैतिकता दिखाते हैं, लेकिन खुद को झांकते नहीं है। आपके सहयोगी केजरीवाल जी जेल में पड़े हुए हैं, ये आपको नहीं दिखता है, लेकिन दूसरे को नैतिकता की पाठ पढ़ाते हैं। 2005 से पहले का बिहार आप ही के लोगों के रिश्तेदारों ने खराब किया बिहार को, जिसको उठाते उठाते नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए ने लगातार काम करके आज बिहार को इस स्थिति में लाया है कि अगर थोड़ी सी भी मदद केंद्र सरकार से और मिलती है तो ये हम भी अगले राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी बोलती है, ये जो खुद परिजीवी है, इसका अपना तो कोई जनाधार है नहीं, कभी आपसे रिसोर्सेज कभी इनसे रिसोर्सेज। अगर बिहार बर्बाद हुआ है तो उसमें कांग्रेस पार्टी का भी उतना ही योगदान है जितना आपके और आपके रिश्तेदारों का है। और ये इंपोर्टेड आइडियाज भी रहते हैं ना। सेन पेत्रोदा ने कोई डाटा दिया होगा तहसीन भाई को, वैसे ये तो जानकार आदमी है, लेकिन ये अपने डाटा पर बोलते नहीं है। जो फीड कर दिया जाता है वही आके यहाँ पे बचते हैं। आपको तो बिहार की चिंता है ना। मैं देखिए, अब आपने पूरा ऐसा बोला, मैं बीच में नहीं आई, लेकिन चूंकि आप चिंता की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को तो बिहार की चिंता है ना धीरेन्द्र जी, दिखाइए ना वो चिंता कहाँ है। 5 सेकंड में मैं बता देता हूँ। बंगाल के मित्र भाई बोल रहे थे कि कल कारखाने का कोई आपके यहाँ काम नहीं हो रहा है, रोजगार कहाँ से पैदा होंगे। जब वहां पे टाटा का नैनो कार लग रहा था तो यही लोग आंदोलन करके वहां से भगवा दिए थे। इन लोगों का क्या आइडिया है ये पूरे देश को पता है। अब जिस तरह से ये लोग चल रहे हैं
लोकतंत्र बच गया क्योंकि खुद बच गए हैं। 10 से 20 सीट किसी का हो गया, किसी का 35 से 99 पर पहुंच गए। लेकिन ये इसी लोकतंत्र बीजेपी लोकतंत्र में भी बचा जीवित हुआ हो गया, एनडीए में जीवित हो गया। आपने सुना नहीं सुनील सिंह यादव जी ने कितनी बड़ी बात कही कि अब खुलकर कम से कम आपके सहयोगी दल बोलने तो लगे हैं। ये कावड़ वाले फैसले पर जेडीयू ने जो कहा या जो आरएलडी ने कहा या फिर जो आपकी पार्टी ने कहा वो खुलकर कहा, तो यही लोकतंत्र की बात कर रहे हैं सुनील सिंह जी। नहीं, चिंता की बात हमने, हमारे नेता ने चिंता जाहिर की थी, चिंता जाहिर की थी कि कोई गरीब, लेकिन उसको कॉमनल बना के इन लोगों ने प्रस्तुत किया। हमारा कहने का, हमारे नेता का कहने का ये मकसद तो नहीं था, लेकिन इसको तुरंत अगर कोई कहता है कि हम मजहब की राजनीति करते हैं, इन लोगों से मजहबी तो कोई नहीं है। उन्होंने कहा था कि गरीब इससे कहीं जो फेरी करने वाले हैं, रेडी वाले हैं, उनको बिहार की डिमांड का क्या हुआ, इसका जवाब आप में से किसी के पास नहीं है सर। अब आप पैकेज तक आ गए, पैकेज मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो कल के बजट में समझ में आएगा, लेकिन अभी तक विशेष राज्य का दर्जा था और कह रहे हैं सारे के सारे, आरजेडी तो कह रही है जिद है दिलाकर रहेंगे। तहसीन जी ने तो दावा भी कर दिया कि सिर्फ दिलाएंगी तो कांग्रेस और आरजेडी, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। अपनी बारी जब रही तो ये कब दिलाए, ये भी तो अजय आलोक जी ने बताया। कांग्रेस की सत्ता भी रही थी, ये मांग कोई नई नहीं है, ठीक, लेकिन उस समय इन लोगों के कान पे तो जू नहीं देना था। और आज जब देने के लिए कुछ नहीं है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, तो दानी बने हुए हैं। ठीक है सुनील सिंह यादव, इस तरह के बरगलाने वाली बात, अरे बिहार को केवल ये लोग छोड़ दे सांस लेने के लिए। बिहार का भला होगा तो एनडीए के राज में ही होगा। गुंडागर्दी अगर बंद कर दे तो हमको लगता है कि बिहार खुद आगे बढ़ जाएगा। धीरेन्द्र जी, देखिए, अरे रुक जाइए वीरेंद्र जी अब सुन लीजिए। देखिए, हम लोग तो आर्थिक रिपोर्ट पर, बजट पर प्राची जी बात करने को बैठे हैं, वीरेंद्र जी रिश्तेदारी पे बात करने लगे। हम रिश्तेदारी पे बात नहीं करेंगे। अगर हम रिश्तेदारी पे बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं के और आरएसएस के कई बड़े नेताओं के रिश्तेदार तो मुस्लिम हैं, लेकिन हम उस पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इस देश में कोई किसी से रिश्ता करे, कोई किसी से संबंध रखे, ये संविधान भी इजाजत देता है और हमारे देश का जो संस्कृति और सभ्यता रही है वो भी इजाजत देती है। हम केवल ये कह रहे हैं, आर्थिक रिपोर्ट का अगर आधार मान लें, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे पता नहीं कहां से रिपोर्ट पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग तो सही वाली रिपोर्ट पढ़ते हैं। हम लोग भाजपा के प्रवक्ताओं की तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके कुछ भी नहीं बोल देते। आर्थिक रिपोर्ट में जो आप स्वीकार कर रहे हैं, आपने इससे पिछले 10 साल पर उस पर क्या काम किया, अगर ये आप बता दें तो हम कल के बजट पर आप पर भरोसा कर लें। क्योंकि 10 सालों से इस देश के किसानों को, गरीबों को, पिछड़े दलितों को, आदिवासियों को मोदी सरकार की तरफ से सिर्फ झूठ 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 सुनने को मिला है, इसलिए हमको कल के इनके बजट पर सिर्फ झूठ दिखाई दे रहा है। चलिए, अभी से भविष्यवाणी कर दी है झूठ की सुनील सिंह यादव जी ने। सर, मैं तो उस रिपोर्ट की बात कर रही थी जो आज सदन की पटल पर रखी गई, जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रखी, और उसी के पॉइंटर्स के आधार पर मैं आपसे बात करना चाह रही थी। जवाब दे देंगे अजय आलोक जी? झूठ 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 और सिर्फ झूठ परोसा जाएगा, इसलिए विपक्ष को अभी से कोई यकीन नहीं है आप लोगों पर। फिर आ रही हूं तहसीन जी। देखिए, ये कितने गैर लोकतांत्रिक हैं और गैर जिम्मेदाराना बयान देने की आदत ऐसी हो गई है। आज सदन में राहुल गांधी ने कहा कि इस देश का शिक्षा व्यवस्था को कोई भी खरीद सकता है। 60 साल राज्य करने वाली पार्टी अपने ही देश की शिक्षा व्यवस्था को कोई भी खरीद सकता है। जो शिक्षा व्यवस्था उन्होंने ही बनाई है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए बिल्कुल सड़ी गली व्यवस्था थी। ये थे राहुल गांधी। अब एक दूसरे से सुनील साजन जी हैं कि कल बजट बिल्कुल झूठ पछताएगा, हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ते। अरे भाई, सदन में जहां पे अखिलेश यादव बैठे हुए थे, डिम्पल दी भाभी बैठी हुई थी, वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर पूरी रिपोर्ट पढ़ रहे थे, वो झूठ का रिपोर्ट हो गया। ये हम आपके सदन की गरिमा यही होती है, संसद की गरिमा यही होती है कि वहां पे झूठ बोला जाता है। संसद में अगर किसी ने झूठ बोला है तो वो सिर्फ राहुल गांधी ने झूठ बोला है और उस पर कार्रवाई भी हुई है। तो कृपया करके बयान ऐसा दिया कीजिए, राजनीतिक द्वेष में अपने देश का और सदन की गरिमा को मत गिराया कीजिए।